वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग देख सकते हैं कि आज आप लोगों का ये टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर, ठीक है। टोटल 11 पेपर है भाई, इस चीज को आप समझ लें। आज तक यूपीएसआई ने जितने 2010 से लेकर अब तक कराए वो 11 सेट कराए हुए, वो सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एंड करूंगा, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर टॉपिक भी कवर करेंगे, जो स्पेशल टॉपिक होंगे, जो कि कोई नहीं पढ़ाता, जिन पर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन उनसे आप देखेंगे क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, तो उनको पढ़ना मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। मैं देख रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई की वीडियो कम देखते हैं, ज्ञान वाले ज्यादा देखते हैं। तो जो ये पढ़ाई की वीडियो देखते हैं, सिलेक्शन उनका होता है, ज्ञान सभी के पास होता है। अगर आप अपने मन के अंदर भी झांक कर देखें तो आपके अंदर खुद ज्ञान है, क्योंकि आप एक मेच्योर एज में है। बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, आप एक मेच्योरिटी लेवल है, ठीक है। वही कोई स्ट्रेटजी का वीडियो आ जाता तो आप लोग बहुत देखते हैं, पढ़ाई का वीडियो आ जाता तो डाउन मार जाता। पता नहीं आप पढ़ाई से इतना क्यों भागते हैं, आपको मोटिवेशन कितना चाहिए, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी से अगर लगोगे तब कहीं जो है चीजें सिलेक्शन आसान हो जाता। रैंक वैंक ऐसे नहीं आती मेरे दोस्त, हमेशा सिलेक्शन के लिए लड़ो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, जिन लोगों को पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो उससे पहले जो 2011 का पेपर है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लें। पूरा 2 घंटे के लगभग दोनों वीडियो, 2 वीडियो 1-2 प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मैथ की अलग, तो आप उसमें जाकर आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वो प्रैक्टिस सेट करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक होगा। पीडीएफ पेपर होने के तुरंत बाद आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो वहां भी आप लगा सकते हैं, या तो आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं तो आप वो पेपर लगाएं, पेपर लगाने के बाद जब कोई क्वेश्चन फंसे तो वीडियो देखें, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे भाई, इनमें से उसने 20% लाभ पर शेष 5% नान पर, तो कुल फलों पर 10% का लाभ हुआ। तो उसने पूछे उसने कितने सेब हानि पर बूझे भाई साहब। तो इसमें हमेशा याद रखना, एलिगेशन आपको लगाना, 3 चीजें दी गई हैं, बस थोड़ा सा ये याद रखना कि 20% जो लाभ पर है वो प्लस पे रखना, ठीक है। और आपका जो है हानि का हमेशा याद रखना, माइनस का चिन्ह लेकर चलना है, बस इस चीज को याद रखना। इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। बस इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, 20 में से 10 का कितना आएगा भाई 10, और 10 में से 5 का कितना आएगा 15। 10 में से 5 घटाना है, तो भाई साहब यहां पर गलती मत करते, 10 से 5 ना घटा देना है, यहां समझ लो माइनस और -5, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 5 × 15, 5 दूनी 10। वो पूछ क्या रहा, तो उसने कितने सेब हानि पर बेचे, ठीक है भाई। तो 3 2 5, 5 बराबर 24 किलोग्राम के। हानि का सीन ये ही तो है, तो 2 बराबर निकाल दो। 24 दूनी भाई साहब कितना होगा, या ऐसे कर लो 48, 4.8 हो जाएगा। ये इससे काटोगे 4.8, इसका इसमें गुणा कर दो 9.6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि 4 मित्र एबीसीडी कुछ पैसा आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ए को बी से 1 रुपए कम, सी को डी से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, डी को बी से 3 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो सब इसमें से सबसे कम किसको मिलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा इस तरीके से लिख लो ABCD। अब आप किस तरीके से एक्स वक्स में मानने में भरोसा नहीं रखता हूं, तो 4 मित्र हैं ABCD, कुछ पैसे इस प्रकार बांटते हैं कि ए को बी से 1 रुपए कम मिलता है, ए को बी से 1 रुपए कम मिलता है, ठीक है। सी को डी से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, और डी को बी से 3 रुपए, तो सी को मैं डी को बी से ज्यादा मिलते हैं, ए को बी से 1 रुपए कम मिलता है, ठीक है। तो क्या माना जाए, कोई भी एक आप वैल्यू मान लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। कोई भी आप वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर मान लूं डी को अपने आप से, कोई वो नहीं है, या किसी को आप 0 मानना चाहें 0 मान लो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी भी वैल्यू को आप 0 मान लो, लेकिन बस उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाते बढ़ाते जाओ। जैसे मान लेता हूं कि मैं सी को ही 0 मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि यार सी 0, समझते जाना, सिंपल सा सवाल है। ए को बी से 1 रुपए कम मिलता है, अभी वहां नहीं जाते, यहां देखते हैं। सी को डी से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो चलिए डी को मान लेते हैं, या रुक जाइएगा, सी को डी से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो रुक जाइएगा, तो इसको हम 5 दे देते हैं, इसको 0 मान लेते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत भाई। सी को 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। फिर उसने कहा कि डी को बी से 3 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो डी अभी यहां पर 0 था, तो अगर हम इसको 3 देंगे तो भाई साहब इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो डी को बी से कितने 3 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो अब बी 0 हो गया, बी 0 हो गया, सिंपल सी बात है भाई, बी 0 हो गया। अब देखिएगा तो अब नया जो बना 8 3, यही तो बना, इक्वेशन मिल गई। लेकिन अब उसने एक चीज कही कि ए को बी से 1 रुपए कम मिलता है, ए को बी से 1 रुपए, अर्थात इसको -1 मिलता है भाई। 0 से 1 कम मतलब -1। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन उन्होंने बना के निकाल ली अपने आप से। आप कुछ भी मान कर यार निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं, कोई भी वैल्यू मान लो, 10 15, बी की मान लो, ए की मान लो, वो आपके ऊपर इच्छा है। अब देखिए सारी कंडीशन फॉलो कर रहा, ए को बी से 1 रुपए कम, हाँ भाई साहब 1 रुपए कम। सी को डी से 5 रुपए ज्यादा, 3 से 5 देखो ये ज्यादा, ठीक है। डी को बी से 3 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ये देखिएगा मिल रहा है, खत्म बात। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे कम रुपए किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई इसमें आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, मैंने ये मानी, लेकिन एक्स पर मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से थोड़ा सा दिमाग खोल कर काम करें। आप पहले वीडियो पहुंच करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सवाल क्या रहा, सवाल को समझने की कोशिश करें, गधे की तरीके लग ना जाए। सवाल को देख कर एकदम बिल्कुल सींगे निकल आती हैं हम लोगों की, एकदम लग जाते हैं, नहीं लगना नहीं, उसको पढ़ना है, महसूस करना, इस तरीके से होगा, हाँ आप कर लेंगे। समय दे दो, थोड़ा सा पहले समय दे दो। सवाल करने के बाद फिर दोबारा दूसरे प्रोसेस में जाना काफी समय बर्बाद होता है। एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पर दे दिया। भाई साहब इसने 5 लाख रुपए में एक घर खरीदा, मान लेता हूं कि आपने खरीदा और खरीद कर किराए पर दे दिया। वह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए खर्च करता तथा 1660 रुपए प्रतिवर्ष हाउस टैक्स देता, क्रय कर देता। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपने लागत का 10% मिल जाता घर का मासिक किराया। तो इसने 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पर दिया है, ठीक है भाई, किराए पर दिया। लेकिन वह प्रतिवर्ष कुल किराए का, एक घर 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पर दे दिया कि भाई 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पर दे दिया, लेकिन उसे कुल किराए का, हमें कुल किराया नहीं पता, उसको मिलता कितना है, वो मिलने वाला किराया पूछ रहा, ना कि इसका पूछ रहा, इतना दे दिया। तो वह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5%, अर्थात हम मान लेते हैं कुल किराया उसका x रुपए आता था, तो x का 12.5% का पार्ट वैल्यू होती 1/8। तो 1/8 वो मरम्मत आदि के लिए खर्च किया तथा 1660 रुपए और उसके चले जाते कहां पर, हाउस टैक्स में। सिंपल सी बात है, ये चले जाते हैं, ठीक है, इतने चले जाएंगे या नहीं। और इस प्रकार उसे हो क्या रहा है, ये इतनी वैल्यू उसकी खर्च हो रही, ठीक है भाई। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपने लागत का 10% धन मिल जाता, अर्थात 5 लाख का 10% कितना होगा मेरे भाई, 50,000। सिंपल सी बात है, 50,000 होगा। तो ये जो वैल्यू इस प्रकार, इतना उसने खर्चा किया किसमें से, यक्स कुल किराया जो उसको मिलता था, तो यक्स माइनस ये कोष्टक के अंदर रहेगा x/8 प्लस 1660, यही तो होगा। अगर इसको हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा 7x प्लस 8, और इसको अगर हम उधर भेज दें तो सिंपल सी बात है, ये इधर अभी ये होगा माइनस, फिर उधर जाएगा तो ये प्लस बना देगा, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ये माइनस होगा फिर उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें आप जोड़ देंगे तो 51,660 इतना आ जाएगा। आप 7 से काट दीजिएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 पे ना कट रहा कि नहीं, 7 सत्ते 49, 2 21 26, 7 त्रिका 21, 7 अट्ठे 56 कट गया। और इसमें अगर आप गुणा कर देंगे x की वैल्यू, अभी इसका दूसरा तरीके बता दूंगा, परेशान ना हो, इंटू 8। लेकिन ये पता है टोटल किराया कितना है भाई साहब, वार्षिक किराया है, गुणा मत कर देना, क्योंकि वो पूछ रहा है मासिक किराया। ये उसके पास वार्षिक किराया इतने रुपए आता होगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि मासिक किराया बताओ, तो ये वार्षिक है तो हम लोग 12 से भाग देते, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 13, 3 चौको 12, 3 छक्क 18 इतना आ जाएगा। और इसमें आप गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 2 8, 4920 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने किया क्या, सवाल को समझो वो कह क्या रहा है, गलती मत कर देना। 5 लाख पर करीब, देखिए उसने किया क्या, आप मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए में घर खरीद कर 5 लाख रुपए में मैंने खरीदा, जैसे आजकल चलता है, जैसे हम लोग फ्लैट वगैरह खरीद लेते, 5 लाख में हमने खरीद लिया, ये खरीदा है ना कि किराया है। ये इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज, खरीद कर हमने क्या किया, उसको किराए पर दे दिया। किराए पर जो दिया, हमें अभी किराया नहीं पता है टोटल कितने रुपए में किराए पर मिला, उसने ये बताया कि प्रतिवर्ष वह कुल किराए का 12.5%
मरम्मत हाथ के लिए रखता है कि भाई साहब मेंटेनेंस चार्ज है कि 1/8 रुपए वो इस तरीके से करता। दूसरा 1660 रुपए वो हाउस टैक्स देता। सालाना बात हो रही है, सब प्रतिवर्ष की बात हो रही, साफ साफ समझ लो, वर्ष पर कैलकुलेट होगा। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अभी भी कह रहा अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है, अर्थात उसको 50,000 रुपए मिल जाता है। लेकिन आपको ये वैल्यू भी तो दोस्तों देखनी पड़ेगी कि ये कहां जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। मिल जाती तो घर का मासिक किराया कितना होगा, घर का मासिक किराया कितना होगा, वार्षिक निकल कर आएगा मुझसे, वही हमने ये किया हुआ है। अब अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं दूसरा मेथड क्या होगा, ठीक है। दूसरा मेथड जो दोस्तों होगा, अगर आप ब्रेन शार्प सोचने की क्षमता रखते हैं, 1660 रुपए प्रतिवर्ष ये ग्रह कर देता है और उसे 50,000 का अपनी लागत का 50,000 मतलब अर्थात उसे 50,000 रुपए मिल जाते। सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ये कह रहा है कि तथा 1660 रुपए प्रतिवर्ष ग्रह कर देता है, ठीक है, ग्रह कर देता है। तो अगर वो ग्रह कर देता है तो वो अपने पास से ही तो खर्च कर रहा, इसी में से तो खर्च कर रहा होगा, मतलब ये उसकी बचत है। कट कटा के बात को समझ लो अच्छे से, कटने की बाद की ये बचत है 50,000 रुपए। वो साफ साफ बोला इतना सब होने के बाद वह 50,000 रुपए बचा लेता है, ठीक है। तो अगर हम 1660 रुपए और जोड़ दें, समझ लो अच्छे से, हर किसी को नहीं समझ में आएगा लेकिन जिसको आ जाए वो 2 लाइन में सवाल लगाए। 1660 रुपए अगर हम उसको दे दें, 1660 रुपए जो उसका खर्चा हो रहा भाई प्रतिवर्ष गृह कर में, इसको और दे दें तो उसका टोटल खर्चा होगा भाई 51,660, ठीक है। लेकिन एक उसने बात कही कि 1/8 वो मरम्मत का खर्चा, मतलब खर्चा कर देता है। बात को समझ लो, 1/8 मरम्मत के लिए खर्चा कर, तो उसके पास बचा कितना होगा, 7/8। 1/8 का मतलब है ये वैल्यू जो ऑपरेशन वैल्यू होती है ये होती है बेसिक वैल्यू, ये आपको पता है, ये उसकी रही होगी। 1 रुपया उसने कम कर दी, 1 रुपया उसका मरम्मत में खर्चा हो गया, तो उसके बाद बचे कितने, 7/8। तो 7 बराबर इतने के 8 बराबर निकाल दो, जितना आ जाए उसमें 12 का भाग दे दो, आंसर। अगर समझ गए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो किया करो मेरे दोस्त। अगर कुछ ना समझ में आया बताया करो, कमेंट ही नहीं करते हो, है ना। या तो सब समझ में आ जाते हैं, तो कुछ नहीं समझ में, तो 2 ही चीज होती है। अरे समझ में आएगा तो अप्रिशिएट कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगे ना। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र ने, आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा, एक छात्र ने किसी भिन्न को 72 से गुणा करने के लिए कहा कि त्रिटोष छात्र ने 27 गुणा, इस प्रकार उत्तर सही। भाई कोई भिन्न थी, हमने मान लिया x/y थी, उसमें उसने गुणा करने से 72 से कहा और उसने भाई साहब ने किया क्या कि 27 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार छात्र का सही गुणनफल क्या हो गया, 27 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त सही गुणनफल क्या हुआ, 25 कम था, ठीक है, 25 कम हो गया, ठीक। अब ये सिंपल सी बात है यार, 25 कम हो गया, चाहे x/y भिन्न मान लो या आप x/y ना मानना चाहो, कुछ भी मान लो, इसको a मान लो। हमने माना कि भिन्न a है क्योंकि भिन्न का ही मान पूछ रहा है, x y का अलग अलग तो पूछ नहीं रहा, तो हमने मान लिया a भिन्न थी। तो 72 से उसने गुणा किया, उसने 2 के से क्या किया भाई साहब, 25 से गुणा कर दिया उसी भिन्न में, सर नहीं 27 से गुणा कर दिया, तो उसका अंतर गुणनफल 25 कम हो जाता है। लो इसमें क्या दिक्कत थी आप बताएं मुझे, इससे इसको घटा दें तो 12 में 7 का कितना आ जाएगा भाई साहब, 45 से बराबर 25 के। तो a बराबर जो आपका आ जाएगा 25/45, 25 5/9 अर्थात 5/9 भिन्न आ जाएगी। a का मतलब है भिन्न, या x/y करके कर लो, जो मना है वो कर लो, सिंपल सा सवाल है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। 5वां नंबर सवाल देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 1661 और 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 और 8 शेष बचे। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहें तो आप तो महारथी हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन से ना कर पाए, ठीक है, एक तो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन से, ठीक है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। भाग देकर सिंपल से चेक कर लो, अगर 10 बच जाए तो 8 दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए भाई। मान लीजिए हमने जो 27 का भाग दिया 1660 में, तो पहली कंडीशन में इस वाले में 10 बचना चाहिए, ठीक है, और इसमें कितना बचना चाहिए भाई साहब, 8। ऑप्शन से कर लो, सबसे बेस्ट मेथड है जब कुछ याद ना है। नहीं तो आपको अगर बेसिक मेथड से करना है तो वो क्या करोगे, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या अर्थात मासा निकालना, सिंपल सी बात है, जिसमें 16/2040 से भाग देने पर क्रमशः 10 और 60 शेष बचे, ठीक है। 1661 और 2040 को भाग देने पर क्रमशः जो है 10 शेष बचे, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं 16 भाग देने पर 10 शेष बचे, अर्थात इसका मेरे भाई मतलब है कि अगर हम इसमें से लेस कर दें 1661 में से 10 और 2040 में से 8, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। मेरी बात समझना
भाई साहब अगर हम इससे कटने वाली वैल्यू पता चल जाएगी भाई, जैसे मान लीजिए आप 5 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा 0, 5 भाग 5 में दिया है। लेकिन अगर आप 5 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 5 का भाग आप 6 में दीजिए, 5 एकम 5, तो एक शेषफल बचेगा। तो वो अगर हम शेषफल इस वाली संख्या से हटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी या नहीं, कट जाएगी। आप बोलेंगे हाँ सर कट जाएगी, ठीक है, इसको करते हैं रफ। तो वही मैंने किया, ये जो आपका 1661 था इसमें से हमने 10 माइनस कर दिए, 2040 में हमने 8 माइनस कर दिए, तो हमें यहाँ की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी भाई साहब कि 1651 और 2040 माइनस 8 अर्थात 2032। इन दोनों को जो काटने वाली वैल्यू होगी बड़ी से बड़ी वो हमें पता चल गई, पता चल जाएगी। कैसे पता करें, अब मासा निकालने के लिए आप भाग भाग मत दीजिएगा मेरे भाई, भाग देना गंदी बात है, ठीक है, भाग विधि से मैं कभी नहीं कराऊंगा। आप इन दोनों का हमेशा एचसीएफ में डिफरेंस निकाल लें, या तो वो संख्या खुद ही एचसीएफ होगी या उसके फैक्टर एचसीएफ होंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। 2 में से 1 गया भाई साहब 1, कलर दूसरा लेता हूं, हाँ ये 1 बचा, और दूसरा 13 में से 5 गया कितना आएगा 8, ये 9 है, 9 में से ये गया तो कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस 381। इतना ही तो आएगा भाई साहब इसका डिफरेंस। या तो ये संख्या, मैंने क्या बोला, या तो ये संख्या एचसीएफ होगी या क्या होगी इसका कोई फैक्टर। तो 8 3 11 1 12 अर्थात ये संख्या 3 से कट रही, 3 से इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 अर्थात 127 और 3 आ गया है। ऑप्शन में भी हमें दिख रहा कि यार 127 है, दिख रहा है, तो 127 इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इससे फिर नीचे छोटे छोटे होने लगे। तो 127 अगर आप इस संख्या में भाग देंगे 2032 में तो ये पूरी पूरी कटेगी, 1651 में पूरी पूरी कटेगी। लेकिन दोस्तों ये जो है भाई ये तो अपने आप बच जाएगा ना, तो अर्थात इसका आंसर ए होगा, क्योंकि पहले आप लेस कर चुके हैं, तो वही तो शेषफल जी तो कटने वाला है, अर्थात 127 इज द राइट आंसर, सिंपल से। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा याद रखना भाई, ऑप्शन भी ऐसे सवालों में आप जा सकते हैं, आपको जब कुछ नहीं याद है भाई ऑप्शन चले जाना, अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर बाई मेथड जाना, ठीक है, दोनों ही अच्छे मेथड है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको भाग देना जल्दी आता होगा तो बहुत तेजी से सवाल लगा तो पहले ही ऑप्शन इसका आंसर था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 3 व्यक्ति थे भाई साहब, 3 व्यक्ति एबीसी का कुल वेतन ये था 1,44,000 था, ये क्रमशः 80% खर्च करते हैं, इनकी बचत का अनुपात क्या है, ये देखिएगा परसेंटेज में खर्चा दिया है, बचत दिया है रेशियो में, समझते जाना। कोई भी वैल्यू अपने आप में भाई साहब 100% होती है, इस बात को आप अच्छे समझिए। कोई भी वैल्यू देखिए, आय किससे मिलकर बनी होती है, 2 चीजों से मिलकर होती है। आय होती है व्यय और बचत से, व्यय और बचत को अगर हम जोड़ दें तो आय बनेगी या नहीं। आय कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%। व्यय क्या हो रहा है, यह क्रमशः 80%, एक में 80% कर रहा, अगर हमें ये भाई अपने आप पता है कि आय उसकी 100% रही होगी, ठीक है, तो 80% वो व्यय कर रहा, खर्चा कर रहा, तो बचत कितनी होगी 20%, ये हम अपने आप से कह सकते हैं। इसी प्रकार से बी का भी हम बता सकते हैं 15% बचत करता होगा, सी का भी हम बता सकते हैं कि 25% बचत करता होगा, खर्चा तो वो 75% कर रहा। तो प्रतिशत में हमें वैल्यू पता है ए बी सी की इंडिविजुअल, ये देखिएगा ए बी और सी की बचत की अगर हम वैल्यू आपसे कहें तो इसकी 20%, इसकी 15% दोस्तों, इसकी क्या होगी, इसकी होगी आपकी 25%, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये बचत का है रेशियो, इस बात को सुनो, और बचत का अनुपात दिया गया है, बस हमें प्रतिशत वैल्यू पता है, बचत से वेतन पूछ रहा तो 100% हम वहां से निकाल देंगे। तो हम करेंगे क्या, मैं बताता हूं आपको, आप डरे नहीं इस सवाल से, ये हमें सब पता है यहां तक, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि 20% पहला ए की निकालेंगे, ए का वेतन निकाल लेंगे, तो 20% बराबर 8 के, तो 100% अर्थात हमें ए का वेतन पता चले, तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40 आ गया ए का वेतन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी का निकालो, मैं ऐसे ही काट देता हूँ, आप पता नहीं कैसे काटते हैं आप, एक ही के नियम नहीं लगाया जाता है ना हर एक जगह। 15% बराबर 9 के, तो 100% यहाँ से भी निकाल लेंगे, तो 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 20 अर्थात 60। बी का कुल वेतन आ गया भाई साहब 60। सी का निकाल लेते हैं, सी का कितना है 25%, तो 25% बराबर 20 के, तो 100% 25 चौको 180। तो हमें ए बी सी का
कुल वेतन का भाई साहब रेशियो पता चल गया, 40, 60 और 80, इतना हमें पता चल गया। अब तो बच्चों वाला सवाल बन गया, अब इसको रेशियो में छोटा कर दो, तो 2, 3 और 4, ठीक है, इतना बचा। अब पूछ क्या रहा, सी का वेतन पूछ रहा, 3, 2, 5, 4, 9, 9 बराबर 1,44,000 के, तो 4 बराबर कितने होगा, 9 से ये सिंपल सा कट रहा, 16 चौको 64, 64,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। हमने किया क्या कि हमें प्रतिशत में बचत की वैल्यू पता थी और रेशियो में बचत की वैल्यू पता थी, दोनों को बराबर कर दिया और वहीं से डायरेक्ट हमने 100% की वैल्यू निकाली और सवाल आपका हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 से पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्योंकि उसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी एक अच्छा क्वेश्चन कराए तो थोड़ा सा एक लिटिल क्वेश्चन करा लिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है वो। तो इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या छोटी संख्या से अधिक है तो मतलब 4:5 है, तो ये कितना अधिक, रेशियो में 1 अधिक है, एक्चुअल में कितना अधिक है 15। तो वो पूछ रहा है कि भाई साहब दोनों संख्या गुणनफल, इस तरीके से मत कर देना 5 को 20, 20 का सीधे आप गुणा कर दो, 15 दूनी 30, ना ना ना, गलती मत कर देना भाई। तो एक की यहाँ से हमें पता चल गया 15 है, तो यहाँ से हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, तो यहाँ से कितने है, 15 चौको 60, 15 बना 75, ठीक है, इतनी आएगी एक्चुअल वैल्यू। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं गुणा 75 इंटू 0, 6 पंचे 30, 3 6 7 42, 45, सो इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्या है, एक निश्चित समय 8 किलोमीटर दूर यदि गंतव्य स्थान 8 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सरल सवाल का माहौल बनाया जाए, स्पीड गेन की जाए। क्वेश्चन नंबर 9, एक मशीन अभी खरीदी गई, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी, 3 वर्ष बाद इसका, हमेशा याद रखना भाई साहब 10% की वैल्यू पार्ट वैल्यू 1/10, ये कमी हो रही है अर्थात एक कम करना है। मैं बार बार आपको पार्ट वैल्यू सिखा रहा हूँ, सीख जाओगे तो अच्छा होगा। 10 से कितना हो गया 9, 10 से कितना हो गया 9, ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे, 3 ही साल की वो दे रहा है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य इतना, मशीन का क्रय मूल्य, अर्थात ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है भाई, ये घटने की बात की है, तो इसका अगर हम इन तीनों का गुणा करके इसके बराबर कर दें और इसका मूल्य निकाल दें, अर्थात 729 बराबर 87,480 के और 1000 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतनी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मुझे नहीं करने की अब जरूरत है। ठीक है भाई, सिंपल सा सवाल, हमेशा इस तरीके, आज कमी की गई कल को वृद्धि की जाए तो 1/10 है, तो 10 से 11 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 40% की वृद्धि हो रही है तो 2/5 होता है, तो 5 से कितना हो गया 7, 5 से 7, 5 से 7। ये रूल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा, वहां के सवालों में भी दोस्तों लगेगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत जगह ये पार्ट परसेंटेज आपका लगेगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ से, एक सड़क 266 रुपये डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उससे 12% का लाभ होता। ठीक है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई, थोड़ा सा कलर चेंज करें यार, मैं उब जाता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन, एक साड़ी व्यापारी साड़ियों के अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देकर प्रत्येक साड़ी को 266 रुपये में बेचती है। बस इतनी लाइन से हमें ये पता चल गई कि डिस्काउंट देकर बेच रहे अर्थात 95, या आप ऐसे नहीं करना चाहिए तो पार्ट लगाओ, हटाओ ये 95 95, भाई एक स्टेप बढ़ता है उससे। 5% का मतलब हो गया 1/20, 20 से 19, अर्थात 19 की वैल्यू 266, तो 20 की निकाल लो भाई, तो 19 एकम 19, 19 चौक 76, अर्थात 280। जो इसका प्राइस रहा होगा वो 280 रुपए रहा होगा, सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 12% का लाभ होता। अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 12%, हमें सीपी पता चल गई। लेकिन अब वो पूछ क्या रहा है, अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 12% का लाभ। अब वो कह रहा है कि अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता, मतलब डिस्काउंट ना दिया होता मतलब इतने में ही, बात को समझ लो, अच्छे से सवाल कंफ्यूजन करता है। अर्थात उसने 280 रुपए में ही, जितने का यहां पर निकल गया इतने में ही बेच दिया होता। साफ साफ कह रहा, अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 12% का लाभ होता, अर्थात 280 का ही बेच दिया होता
तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य बताओ। सिंपल सा सवाल है। 12% की पार्ट वैल्यू 12/100, 4 तिहाई 12, 25/3/25, तो 25 से वैल्यू कितनी होगी 28, अर्थात 28 बराबर 280 के, तो 25 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी आ जाएगी भाई साहब 250 रुपए। सवाल को समझ लो, दोबारा समझाऊंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी बात थी कि सरकारी साड़ी व्यापारी साड़ियों का अंकित मूल्य 5% का डिस्काउंट देता, अर्थात 1 रुपए का वो डिस्काउंट देता है, 20 की चीज 1 रुपए डिस्काउंट देकर 19 में बेच रहा है। सिंपल सी बात है। तो 19 बराबर 266 की 20 बराबर हमें मिल गया। क्रय मूल्य अभी तक का पहली लाइन का हमें दोस्तों पता चल गया। फिर उसने कहा कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 12% का लाभ होता। तो उसे 12% का लाभ का मतलब अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता, ठीक है, तो 280 की मतलब बेच देता, 280 में ही बेच देता, तो उसे 12% का लाभ होता। अर्थात 112% बराबर 280 के 100% निकाल सकते। और भी इसका एक तरीका होता है, डायरेक्ट मेथड कर देखता हूं। सीधे पता क्या कर दिया, अगर ऐसा कभी सवाल इस तरीके का दिखे जो 2 बार 100% हमने निकाला है, एक बार यहीं से ये हो रहा है, यहीं से ये हो रहा है, आप समझे जो चीज समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। 5% डिस्काउंट देकर अर्थात यहां से 95% हो गया, ठीक है, और यहीं से 100% से तो उसे 112% का लाभ होता। भाई यही तो बोल रहा है, 5% डिस्काउंट देकर बेचता तो 266 बेचता, अगर वहां से 112% बेचता तो इतने में बेचता। यही तो बोल रहा है, कर देख रहे हैं। तो 95/112, सिंपल सा। अब इसको अगर काटोगे तो कितना आएगा, ठीक है, कटेगा या नहीं, ये नहीं कटेगा, ये उस तरीके का सवाल नहीं है, दूसरा होता है उस टाइम पे, ठीक है। वो जो मैं दिमाग लगा रहा था वो लगा नहीं, ठीक है, वो फेल हो गया। इम्प्लीमेंट आप भी किया करो, कुछ खुराफात के तरीके लगाया करो हमेशा, जो आपके दिमाग, अपनी अप्रोच भी डेवलप करो सवाल के प्रति, दूसरे के बताए हुए तरीकों पर समझो लेकिन लगाओ अपना, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने गेंदबाजी को 24.85 रुपए रन प्रति विकेट दी, एक मैच में उसने औसत इतना बनाया। ये एलिगेशन का सवाल, इसको एलिगेशन से ही लगाना, गुणा मत करना। कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाजी का औसत इतना था 24 रुपए, 24 क्या यार रुपए, 24 रन प्रति विकेट था, ठीक है। एक मैच में उसने इतने विकेट लेकर अपना औसत, मतलब ये पहले चल रहा था, फिर उसके बाद उसने एक विकेट लिया एक मैच में, ये अभी तक के मैच थे, उसके बाद उसने एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, अर्थात उसका औसत कितना निकला होगा भाई 10.4। यही तो निकलेगा, 5 एकम 5, 0, 5 चौको 20, अर्थात उसका निकलेगा 10.4। तो जिससे उसका औसत क्या हुआ 0.85 घट गया। 24.85 पहले था, तब कितना हो गया 24। बस इस बात को आप अच्छे समझ लेना। 24.00 लगा दो भैया एलिगेशन। ये एक मैच का था, इससे पहले के थे, तो हमने जब एलिगेशन दोस्तों लगाया तो 0.85 यहाँ पर आ गया। 24 से इसको घटाओगे तो घटा लो, गलती नहीं करना है, दशमलव आराम से लिख लिया करो, समय पर्याप्त है। ये 60, ठीक है, ये आपका 60, ये 13.60, ठीक है, 13.60 आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो समझ से ये खत्म, 5 से काट देते हैं, 17 आ गया यहाँ पर। यहाँ इसको काटो, 10 5 7 35 और 5 दूनी 10। क्या मैंने गलत तो नहीं काट दिया, ठीक है। 17 से क्या ये कटेगा, कट जाएगा, देखो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का कितना होगा भाई 102। इतना ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, बस उसको समझ लो। तो कम कर दिया, इस मैच के बाद उसकी कितनी विकेटें थी, तो इस मैच के बाद उसकी कितने विकेट, पहला मैच ये था, तो एक बराबर यहां पर उसने कितने लिए थे 5 विकेट लिए थे। कितने लिए थे भाई साहब, यहां पर उसने 5 विकेट लिए थे, ठीक है। तो 1 बराबर 5 के, तो टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, 1 बराबर 5 के, तो टोटल कितना 16 1 17, 17 बराबर 50 है। हमने एलिगेशन क्यों लगाया वो भी बता दूं, क्योंकि कुछ नए तरीके, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाजी का औसत इतना चल रहा था 24.85, ठीक है। फिर उसने एक मैच आया, एक मैच में उसने 5 विकेट लिए, तो उसका औसत कितना हो गया, हमने वहां से निकाल लिया भाई, कितना हो गया इसका 10.4 औसत हो गया। तो जिससे उसके औसत, टोटल औसत जो है, ये टोटल औसत की बात हो रही, जिससे उसका अपना औसत 0.85 रन प्रति विकेट, ओवरऑल जो उसका औसत था वो कम हो गया। सिंपल सी बात। तो बस सिंपल सा यार सवाल आ जाएगा आपका,
सीधे सीधे डायरेक्ट तुरंत, है ना। एवरेज यहाँ से निकालिए, हमें यहाँ का पता चल गया, यहाँ का भाई साहब पता चल गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ का पता चल गया, यहाँ का रेशियो पता चल गया। 16 के 1 बराबर 5 विकेट थे, टोटल बराबर हमने निकाल दिया, क्योंकि सबसे बात के पूछ रहा। अगर यहाँ तक क्या आपसे पूछ दे कि पिछले मैच तक उसके कितने विकेट थे, तो 80 विकेट थे। ठीक है, दोनों चीजें कभी कभी पूछ लेता, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर अभी होल्ड करते हैं, या होल्ड ना करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करा ही देते हैं। या उससे पहले मुझे दिख रहा वर्क एंड टाइम बड़ा आसान है, तो कर लो इसको। ए एक कार को 20 दिन में सवार करता, बी उस कार को 25 दिन में सवार, दोनों मिलकर 5 दिन कार करे, बी छोड़कर चला गया, शेष कार को कितने दिन में सवार करेगा, बताने का मन तक नहीं कर रहा भाई साहब। 20 पंचे 100, 25 100 को 100, क्या कह रहा, सिंपल सा करो हमेशा, दोनों मिलकर 5 दिन कार करते, 5 4 9 9 अपना 45, अर्थात बचा कितना भाई साहब 55। तो पूछ रहा शेष कार ए कितने दिन में, 11 दिन में करेगा। तो चलो इस तरीके से लगाया करो तेजी से, सरल सवाल को बहुत तेजी से, कठिन सवाल को थोड़ा सा इत्मीनान से। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये वाला सवाल है, 15 नंबर दिख गया तो इसको भी निपटा देते हैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद, यदि शेष भाग नीला हो तो ये देखिए, एक चीज आपको अगर दिख रही हो इस जैसे सवालों को, हमेशा ऑप्शन से जाओ, ज्यादा सही रहेगा ना। एक्सेस से तो आपको आता ही होगा, लेकिन मेरा मेथड आप समझे। 8 यहाँ पर दिया, 2 यहाँ पर दिया, 2 यहाँ पर दिया, 8 2 2, इसका एलसीएम कितना होगा 8। हमेशा या तो यही वैल्यू मानी गई होगी, हमेशा की बात कर रहा हूं, या इससे कोई मल्टीपल में। तो यहाँ ऑप्शन में 8 के मल्टीपल में कोई वैल्यू दिख रही है, हाँ दिख रही भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी 8। तो 8 ही ऑप्शन आप उठाएंगे पहले, और वही आपका सही भी हो जाएगा। 8 उठा के सवाल करोगे, आंसर 8 ही आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि भाई 8 का ही 1/8 निकलेगा, 7 का 1/8 तो बहुत बड़े दशमलव निकल आएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन उठाने की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन से ही सवाल लगाना में भी बहुत रेयर होता है, जब कुछ बना दे दशमलव में, रेयर बात कर रहा हूं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस की इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो हमेशा उसके जो सही बटे में लिखा हो, हर में जो लिखा हो, उसी का एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम की वैल्यू मान लेना, या तो वो वैल्यू खुद आंसर होगी या उसका मल्टीपल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल के। एक व्यक्ति 20% लाभ देखकर, इसको सवालों को ऐसे किया जाता है, सिंपल सा इसका एक कॉन्सेप्ट है। 100 से 120 हो गया भाई, किसी वस्तु को 100 से, यहाँ 100 थी यहाँ 120 लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम पर खरीदे। यदि वह इसे 20% कम कर 100 से कितने खरीदे भाई साहब, बताइए 80 तो 20% कम का मतलब 80% में खरीदता था, और 5 रुपए कम पर बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। 5 रुपए कम में बेचे तो उसे 25%, अर्थात 80 से 125% का लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब हो गया भाई साहब 125%। 100% कोई वैल्यू अपने आप में होती है, उसमें 25% अगर हम जोड़ दें तो 125% टोटल लाभ निकल कर आता है। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अगर आप पार्ट से करना चाहते पार्ट से भी कर सकते थे। 4 से इससे हम इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ की वैल्यू 100 है, यहाँ कितनी 120, और दोनों में डिफरेंस कितने का 5 रुपए कम का, क्योंकि यहाँ से ये 5 रुपए कम बेच रहा, तभी इसको जो है ये फर्क पड़ रहा। तो पूछ क्या रहा, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 20 बराबर 5 के 100 बराबर निकाल दोगे तो 20 पंचे 100, दैट इज आंसर 25। इसका ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, समझाने की कोशिश करता हूं, कलर लेता हूं दूसरा, शायद कुछ लोगों को हजम ना हुआ। कोई वैल्यू हमने मान ली 100 थी, सवाल को सुनना, 100 से अगर वो 20% लाभ पर बेचता है, किसी वस्तु को 100 से 120 में बेचता है, सिंपल सी बात है, उसको 20% लाभ पर 100 की चीज 120 में बेचता है। यदि वह ये कंडीशन है, ये कंडीशन ही एजम्पशन कर रहा है अपने दिमाग में, यदि वह उसे 80 रुपए में खरीदे, मतलब 20% कम में 80 रुपए में खरीदे तो उसे 25% का लाभ होता है, और तथा 5 रुपए कम में बेचता है, तथा वो 5 रुपए कम में बेचता, मतलब यहां से अगर हम 80 से 125% की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चला 100, और 5 रुपए कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, 5 रुपए कम में बेचता है, तो ये जो डिफरेंस है, मतलब दोनों तरफ से जो कंडीशन है वो बराबर आनी चाहिए। बात को समझ रहे हो, सिंपल सी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, दोबारा समझना। कोई वैल्यू है, वो खरीद कर रहा है 100 रुपए, ठीक है, अगर वह 120 रुपए में लाभ पर बेचता है, पहले वह बेचता है, उसने बेच दी, फिर वो दुकान पर बैठा था, उसने दिमाग लगाया कि भाई अगर यही चीज, दूसरे तरीके से सोच रहा, अगर मैं उसको 20% कम पर खरीदता, मान लीजिए 100 की चीज मैं 80 में खरीदता,
और 5 रुपए कम में भी बेचता तो मुझे लाभ 25% होता। लेकिन दोनों तरफ से बराबर ही वो सोच रहा है, जो उसको रुपए मिल रहे हैं वो बराबर मिल रहे हैं, दोनों ही कंडीशन बराबर, ठीक है। लेकिन हमारे यहां पर क्या हुआ, हमें फर्क दिखा कि यहां इसका जो इसमें परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो 20 का है, और जो एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस है वो 5 का है, अर्थात 20 बराबर 5 100 बराबर 25 के। भाई साहब समझ में ना आए कमेंट करना, तो अगले वीडियो में समझा दूंगा, टेंशन न लो। कुछ लोग अगर समझ पाए हो, कहीं पर भी पढ़ा हो, तो इस बात को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पर। टाइम एंड स्पेंड अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20 नंबर लगाते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है भाई साहब कि एक कार्यक्रम आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजकों के पास 195 नीली और 143 लाल कुर्सियां हैं। आयोजक कितनी बना सकता है कि एक पॉइंट में कुल संख्या की संख्या बराबर हो। भाई साहब HCF 195 43, 143 का HCF आप निकाल दें, 195 और 143 हमने क्या कहा, हमेशा डिफरेंस निकाल दो, 9 में से 4 गया 5, तो 52 का मल्टीपल आपको दिख गया 13, 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही मल्टीपल निकल के आएगा, बस यही आंसर होगा, ठीक है। हमेशा ऐसे सवालों में CF का प्रयोग किया जाए, दोनों में डिफरेंस हमने आपको बता दिए, भाग विधि से नहीं निकालना, इस तरीके से आपको निकालना है। ये आपका हो गया, इसको अभी छोड़ते हैं, ये देखते हैं भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24% बताइए। इसका एलसीएम निकाल देंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है। किसी संख्या तथा उसके 3/5 का अंतर 50 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। इस जैसे सवालों को मैं चुटकियों में लगाता हूँ, क्योंकि संख्या 3/5 है, दोनों तरफ संख्या कह रहा, अर्थात 3 से 5, 3 पर डिफरेंस कितने का 2, 2 बराबर 50 के 5 बराबर निकाल दो, 125 इज द राइट आंसर, सी। सवाल समझना, किसी संख्या, अब देखो तुम x से कैसे करते, किसी संख्या तुम x मानते, फिर उसी संख्या का 3/3x/5 का अंतर 50 है, तो 5x - 3x तुम्हारा बचता 2x/5 बराबर 50 के, तो 2 बराबर 50 के 5 बराबर तुम निकाल लेते, आंसर खुश हो जाते। हमने क्या किया, उसी संख्या की जब 3/5 है तो कितना हो गया, 2 बराबर 50 के 5 बराबर हमने निकाल दिया, आंसर आ गया, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल। गर्मी काफी बढ़ती जा रही है यार, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो रीजनिंग का सवाल है, ये आप लोग कर लेते होंगे, कोडिंग डिकोडिंग टाइप से ही है, कोड का ही एक रूल होता है। चलिए इसको कर दिखा देते हैं। नी 10 फू का मतलब है हाउ आर यू, हाउ आर, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, नी 10, और यसी का मतलब है वेयर आर यू, वेयर आर। अब एक एक सवाल कराने का ठेका लिया तो भाई साहब कराऊंगा, गारंटी थोड़ी ना, एक भी सवाल छोड़ दूं। पूछ रहा है कि वेयर का कोड बताओ, वेयर का कोड पूछ रहा है, इसका कोड ये तथा इसका कोड ये, तो वेयर का कोड बताओ, ठीक है। सिंपल सी बात है, हाउ आर यू, हाउ आर यू, खत्म बात। वेयर का कोड पूछ रहा है, किसका पूछ रहा भाई, वेयर का, वेयर का कोड बताओ, निकल आएगा। यहां पर देखिए आर दोनों में कौन सा कॉमन है, इसमें देखिएगा कौन सा वर्ड कॉमन है, आर और यू, तो यहां पर आपका कॉमन हो जाएगा आर और यू, कौन सा इसमें कॉमन है, देखिए टिन भी कॉमन है और नी भी कॉमन है कि नहीं, टिन नी, टिन और नी, इसमें कॉमन वाले सीधे सीधे देखा जाए तो टिन नी कॉमन है, बचा क्या एस ई, तो एस ई वेयर का होगा, सिंपल सी बात है, उसमें कुछ करने की जरूरत है। बताइए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद भी कोई सवाल है, हाँ एक सवाल और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आप करते होंगे, इसमें आप अगर उस तरीके से जाते होंगे बेसिक मेथड से तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका सवाल है काफी बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इसमें है क्या, आप किस तरीके से करते होंगे, अगर एलसीएम लेकर करते होंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा भाई। 13/15, 15/17, 17/19 और क्या है 19/21, ऐसे सवालों को यदि आप एलसीएम लेकर अप्रोच से करते होंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा और होना भी नहीं है आपसे, ठीक है भाई। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं, अगर इन दोनों का डिफरेंस समान है, डिफरेंस यदि समान है तब तो कुछ करना ही नहीं है, और अगर नहीं है
मेरी बात को समझ लेना अच्छे से। अगर इनकेस नहीं है तो कर लेना। सवाल काफी बेहतरीन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, हर एग्जाम में नंबर सिस्टम का फेवरेट सवाल। 13 में से 15, 2 का डिफरेंस, यहां पर भी 2 का डिफरेंस, यहां पर भी 2 का डिफरेंस, यहां पर भी 2 का डिफरेंस। तब तो अंश में लिख लो ये कहीं बात, अगर अंश में, अंश की वैल्यू में जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, सिंपल सी बात। जो बड़ा वो बड़ा, वो छोटा वो छोटा, खत्म बात। 19 संख्या बड़ी, सबसे संख्या पूछ रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19/21 ही सबसे बड़ा होगा। या आप भाग देकर देखना चाहिए, इट इज योर चॉइस, दे सकते हैं। जो मैंने तरीका बताया वही सही है। और सबसे छोटा आपका निकल कर आएगा 13/15, जो अंश में छोटा वो सबसे छोटा। ठीक है, अब यहां पर डिफरेंस तो बराबर था। अगर कभी आपको बराबर ना मिले तो एलसीएम लेकर बराबर कर देना और अंश में गुणा कर देना, वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो आप उसकी टेंशन कतई ना लें। ठीक है भाई, सवाल मिलेगा तो जरूर बताऊंगा, नहीं मिलेगा तो अभी आपको हिंट दे दिया, लगाकर जरूर देखना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, जिस तरीके सवाल को बताता हूँ वो नोट कर लिया करो। मुझे पता है मेरे थोड़े से तरीके अलग हो सकते हैं आपसे, इसलिए उनको कहीं नोट कर लिया करो अच्छे से, और वो बहुत, और उनका इम्प्लीमेंट किया करो बुक में, तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है भाई, एक वर्ग का क्षेत्रफल के आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है भाई, वर्ग मान लेते हैं इसको, ये आयत मान लेते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना। ठीक है, आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई लंबाई, बच्चों वाला सवाल है, देखो कैसे। आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B। आयत की लंबाई 25 है, चौड़ाई जो है लंबाई के 1/5 से 1 कम है, अर्थात लंबाई का 1/5 कितना होगा, 25 है ना, 5, तो 1 कम अर्थात 4। सिंपल सी बात है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है क्या भाई साहब, 100। अगर आयत का क्षेत्रफल 100 है तो वर्ग का कितना होगा। अब आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो अर्थात a² बराबर 400। यहां से भी आप करना चाहो तो 1 बराबर 100 के, 4 बराबर 400 के, तो a² बराबर 400 आपका आ गया। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा या नहीं। पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, a 20 चौको 80, अर्थात 80 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल जो बच गए हैं उन्हीं को किया जाएगा, आपको पता है। ठीक है, अभी कुछ सवाल बचे हुए हैं, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि, और मैं आपको बता दूं, इस जो 2014 का पेपर हुआ था इसमें केवल 150 ही क्वेश्चन थे, इसलिए मैथ के ओनली केवल और केवल 26 ही क्वेश्चन आए थे। आप ये ना सोचे कि इसमें सर ने 40 क्वेश्चन क्यों नहीं कराए, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 26 ही केवल क्वेश्चन आए थे। ठीक है भाई, ये सवाल था। संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 525 दिन बड़ा, जबकि संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी। 75 सप्ताह का मतलब समझ रहे हो, पहले तो इसको दिन ही में कन्वर्ट कर लो, तो 75 सत्ते 7 पना 35, 7 से 49 3, 525 इसका भी मतलब हो गया। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं अपने पास, कौन कौन से, संतोष का भाई विनोद, एक है भाई साहब हिंदी में लिख लेते हैं, संतोष विनोद। ठीक है, और कौन सा है भाई, रीना। संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है। ठीक है, ये इससे 525 दिन बड़ा है। ठीक है, जबकि संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी। किससे, उससे, समझ रहे हो। संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है, विनोद बड़ा है संतोष से, जबकि संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि रीना का जन्म सोमवार को हुआ है तो संतोष का जन्म कब हुआ था। तो जो संतोष हैं, ठीक है, वीडियो पॉज हो गया था, संतोष विनोद से 525 बड़ा है। तीसरी का सिंपल सी बात है, और ये इससे 525 बड़ी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर इसको हम 0 मान लें, इसको 525 मान लें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये आपका 525 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 525 हो जाएगा या नहीं, तो इसका ये इससे 525, ये सोमवार को पैदा हुई। ठीक है, तो 525/7 अर्थात कितना निकल कर आएगा, 75 सप्ताह। 75 सप्ताह निकल कर आ गया, सिंपल सा। 75 सप्ताह का मतलब है कि पूरा पूरा कट जा रहा 7 से,
ऑड डेज कोई नहीं बच रहा, ऑड डेज का मतलब होता है भाई साहब शेषफल, अर्थात अगर रीना सोमवार को पैदा हुई है तो ये भी सोमवार को ही पैदा हुआ होगा, बस सिंपल सी बात है। वीडियो पॉज हो गया था तो उसमें पता ही नहीं चला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अब हम लोग। एक व्यक्ति कुछ राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रतिवर्षीय ब्याज के लिए 3 वर्ष के 900 मिले, यदि ब्याज को प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाए तो उसी राशि व ब्याज पर 3 वर्षों में कितना अधिक ब्याज मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो हमें बताया कि RT% सदैव ब्याज होता है और RT% कितना दिया हुआ 6% की दर है और समय कितना लग रहा 3 साल, तो कितना हो गया 18% बराबर 9 के 100% आपका होगा मूलधन। तो 18% बराबर 9 के, तो 100% अगर हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 5,000 रुपए। सिंपल सी बात है। तो 5,000 रुपए आपका मूलधन आ गया। अब हमें मूलधन पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि वो पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में इसी राशि को 5,000 को अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाए और कितने साल के लिए 3 साल, तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा, अर्थात वहां पर जो ब्याज मिल रहा था और यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा दोनों में डिफरेंस कितना होगा। एक तो तरीका है भाई साहब, आप ऐसे लगा लें A बराबर P 1 + R/100 की पावर n लगा सकते हैं। रख दीजिए, दर आपको पता है 6% है, n 3 साल है, लगा लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। किसमें, ब्याज में डिफरेंस निकालना, इसके चक्रवृद्धि ब्याज में और इसके साधारण ब्याज। ठीक, एक तो ये तरीका। जो मैं तरीके से लगाता हूं वो क्या है, वो जानना जरूरी है। देखिएगा 18% तो इसका साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, लेकिन 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6% की दर से कितना होगा, तो मुझे ये पता है कि 19, 10, 16 होगा। मुझे ये पता है, ये आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता और ये आता कहां से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे ये पता है कि 6 साल का 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 19, 10, 16 होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। ये कहां से पता है, ठीक है, सिंपल सा समझे इस बात को। तो ये मुझे जो पता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं, मूलधन नहीं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा परसेंटेज में, x + y + xy/100, पढ़ा है या नहीं। तो 2 साल का यहां से निकाल लो 6% की दर से, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 6 + 36/100, अर्थात 2 साल का अगर मैं आपसे पूछूं 6 दूनी 12.36 हो जाएगा या नहीं, 2 साल का, ठीक है, 12.36 की दर आएगी। आप निकाल कर देख 6% की दर से, ठीक है। अब इसी को, अब हमने क्या किया, इस पर भी एक बार लगा दिया x + y, 12.36 और एक 6 पर। तो इन दोनों पर जब आप निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 19, 10, 16, जो कि होगा मिश्रधन, ठीक है, जो कि होगा मिश्रधन, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। तो हमें 6% की दर से मिश्रधन पता चल गया RT% में, और उसमें भी RT% में हमें 18% पता चल गया। तो 18% और 19, 10, 16 में कितने का डिफरेंस है, 18 और 19, 10, 16 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 1.1016। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। सवाल अगर इस तरीके से ना आपको समझ में आए तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं जिन लोगों को समझ में आ जाए तो बस इसमें आप 5,000 का गुणा कर दे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। कभी कोई दिक्कत। 16 × 5 = 80 और 11 × 5 = 55, 55.08, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंने किया कि मैंने आपको 2 तरीके भाई सब बता दिए, कंफ्यूज मत होना। एक तो ये बता दिए A बराबर P 1 + R 500 कैंडिडेट्स यहाँ से निकाल लो, दोनों का अंतर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर आपको ये याद हो जाए, मुझे याद है ये सारी चीजें, ठीक है, मुझे ये याद है। क्या याद है आपको, मैं बता दूं। 2 साल का अगर मैं आपसे पूछूं कभी भी किसी दर का चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन अगर मैं आपसे पूछता हूं 6% की दर से, तो कितना होगा, तो इसका हमेशा याद रखना 1 बार 2 गुना इसका 36 भाई x + xy/100 2 साल के लिए। 5 का पूछ दे तो कितना होगा 5% का, तो 5 दूनी 10, 10.25। 4% का पूछ दे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो ये हमेशा 2 साल के होंगे। लेकिन इसी तरीके से दोस्तों 3 साल के भी होते हैं, जो कि मुझे याद है, ठीक है, मुझे याद है। क्या है वो, जैसे मैं आपको 6 का बोल दूं तो होता है 19, 10, 16, ठीक है। 5 का बोल दूं तो 15, 76, 25, ठीक है। 10 का पूछ दूं तो 33, 10, ठीक है। इस तरीके से मुझे याद है सभी के, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 2 का होता है 6, 12, 0, 8, ये मुझे याद है। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रही। नहीं तो भाई साहब मैंने आपको पिछला तरीका बता दिया, आप टेंशन
कतई ना लें। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, दोनों मेथड बता दिए, आने के लिए मैं दूसरा मेथड बता सकता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूजन आज की वीडियो में नहीं रखना चाहता हूँ। काफ़ी मैं कंफ्यूजन वाली चीज़ें चक्रवृद्धि ब्याज में बता दिया, उसमें बता दिया आपको नंबर सिस्टम का वो सवाल था, तो आप लोगों के ऊपर बर्डन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लिटिल लगते हैं, बेसिक मेथड पर ही चलते हैं कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से भाग रहे व्यक्ति को 6 सेकंड पर प्राप्त करती है। विपरीत दिशा का मतलब होता है दोस्तों, अगर इस तरीके से जा रही तो चाल जुड़ेंगी, अगर एक ही तरफ जा रहे हैं तो चाल लटेंगी, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल थी भाई साहब x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल थी, तो जो सापेक्ष चाल होगी वो x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सिंपल सी बात है। तो वो ये कह रहा है कि हमें चाल पता चली सापेक्ष, तो x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर ये चाल है। ठीक है, ये चाल है तो इधर भी चाल निकालना पड़ेगा, अर्थात 110/6 भाई, दूरी बटे समय बराबर चाल। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, इसको हम x प्लस 6 इंटू 5/18 से गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो ये कितना होगा, 6×18। ठीक है, 6×18, तो यहाँ से गुणा कर दो, या तो इसको इससे भी काट दो, 22×66। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा जो निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 6×18 3, 22×66, अरे क्या किया यार, हाँ 66 आ गया। x प्लस 6 बराबर 66 के, तो x बराबर कितना है, 60। सिंपल सा आपका सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसको किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको हमने इस तरीके से कर लिया, तो हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा मैं उसको देखता हूँ, 5/18 18/5। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर आना चाहिए यार, ये बुक में ही मिस्टेक है कि यहाँ पर। आप बताइए, हम लोगों ने जब इसको चेंज किया तो सभी को मीटर प्रति सेकंड में किया, तो आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए, फिर ये किलोमीटर प्रति घंटे में क्यों आ रहा। तो 60×18/5 भी करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, तो कुछ एरर है। आप अपना हिसाब से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 को यही सवाल है, आया हुआ सवाल है, तो उसमें मैं छेड़खानी भी नहीं करता। मॉडल का होता तो मैं बोल देता भाई गलत है, उन लोगों ने भी काफ़ी पेस्ट किया होगा। चलिए अगले सवाल पर, तो आप कमेंट कर बताएं इस सवाल में क्या त्रुटि है। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या है, ये भी छूटा है क्या, क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 छूट गया था क्या, ये भी लग रहा है छूट गया। ए ने बी को 20%, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी ने इसे डी पर, डी ने, ये ऐसे सवाल है। देखिए, ए ने बी को बेचा, बी ने फिर सी को बेचा, सी ने फिर डी को बेचा। कई तरीके हैं सवालों कराने से, अगर आप 100 से लगाएंगे तो 100 से 120, 120 से फिर इस पर कैलकुलेट करेंगे, तो उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप x से लगाना चाहो तो x से भी लगा सकते हो, इंटू 110/100, उस तरीके से आप करते हो आ जाएगा। लेकिन मैं किस तरीके से करूंगा वो मैं आपको बता दूं। देखिएगा, 20% लाभ पर बेचता है, अर्थात 1/5 पार्ट वैल्यू, तो 5 की कोई चीज 6 में बेच रहा है। ठीक है, और ए ने बी को इतने में बेच दिया, फिर बी ने सी को 10% लाभ हानि पर बेच दिया, अर्थात 1/10, तो 10 से 1 कम, अर्थात 9 में बेच दिया। फिर सी ने डी को 5% लाभ, 5% मतलब 1/20, 20 से 21 में बेच दिया। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू, ये काम करने के बाद जो उस पर परसेंटेज, जैसे इस पर 20% का काम हुआ, इस पर 10% का काम हुआ और इस पर 5% काम हुआ, तो ये जो चीज होती है, जो आप इस तरीके से करते हैं वही पार्ट होता है। तो बस इसका, तो इसके बराबर ए ने रेडियो कितने खरीदे पूछ रहा। ठीक है, 54 × 21 बराबर 1814.40, और इसको आप निकाले 250 × 20 बराबर क्या होगा, तो जो आंसर आएगा वो ए की ही वैल्यू होगी, क्योंकि ए से ही आपने कैलकुलेट, यहाँ से ही तो चालू किया, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें डरने की जरूरत, आप पार्ट से भी कर सकते हैं, आप करना चाहें इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप वैल्यू मानकर भी लगा सकते हैं, 100 मानकर भी लगा सकते हैं, आप जैसे लगाना चाहें आपकी इच्छा। ठीक है, 3 तरीके आपको इसके बता दिए हैं। ठीक है, मैं किस तरीके से लगाता हूँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हम लोगों का छूट गया था, चलिए करते हैं शुरू। एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी, सरल सा सवाल है, 90 घड़ियां खरीदी, उसने कहा कि 40 घड़ियां और 50 घड़ियां, 40 घड़ियों को उसने क्या किया, घड़ी है भाई साहब, घड़ी और ये भी घड़ी, भूल ना जाना। 40 को उसने क्या किया, कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 10%, तो 40 का 10% 4, अर्थात एक सीधे आप चाहें तो 40 का 110% निकाल सकते हैं। ठीक है, 50 का 120%, 20% लाभ पर, अर्थात 60। तो टोटल यहाँ पर उसको कितना है, 104 रुपए।
ठीक है। और यहाँ पर 15% का लाभ होगा तो कितना आएगा 103.5, 90 का 115% निकालोगे तो 103.5 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा भाई साहब 0.5। एक्चुअल में कितना आ रहा, यहाँ पर देख थोड़ा सा स्पीड से लेते हैं, ठीक है। तो एक बराबर निकाल लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। तो वही तो पूछ रहा, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा 80 रुपए। सिंपल सी बात है भाई, 90 घड़ियां थी, उसने 15% लाभ पर भेजा तो इतने पर बेच रही थी। 40 घड़ियां उसने और 50 घड़ियां अलग अलग भेजा थी, 44 रुपए इतने, तो 0.5 रुपए वहां से मिल रहा था। अगर आप एक्स से लगाना चाहे तो एक्स से भी लगा सकते हैं। तो हमें सिंपल सा पता चल गया कि 80 रुपए प्रत्येक घड़ी का मूल्य है। एक की वैल्यू ही प्रत्येक घड़ी, इंडिविजुअल पूछ रहा। अगर पूछता कि 90 घड़ियों की तो हम लोग 90 का गुणा कर देंगे तो 720 रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है, ये हो गया था 266 वाला भी हो गया था, एक मशीन, ठीक है। अभी भी 2 सवाल बचे हुए हैं। ए को एक निश्चित समय में 8 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंचना है। यदि वह 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक चाल से चलता है तो कितना देर पहुंचता है। स्थान पर निश्चित समय पहुंचने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा, ठीक है। चल तो ऐसे सवालों को अगर आप सिंपल मेथड से जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना, हमेशा सिंपल बेसिक मेथड से जाना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है कि अगर कुछ एडवांस मेथड अगर इसमें मैंने आपको बता दिया तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगी। आपको एक बात बताइए, एक निश्चित समय में 8 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान पर पहुंचता है, निश्चित समय में 8 किलो, अगर किसी समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। सिंपल सी आपकी बात को पता होना चाहिए, यही तो होता है भाई, चाल कहते हैं। लेकिन 8 किलोमीटर दूरी पर यदि वह साढ़े इतने से जाता है तो उसे 8 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अब हमें पता क्या क्या नहीं है, गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे उससे चलना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हम लोग करें क्या, आप मुझे बताइए, दोनों चालों का उसका डिफरेंस कितना है 8 मिनट का। समय में जो डिफरेंस है वो 8 मिनट का है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो दोनों की अगर हम चाल निकाल दें तो एक की चाल भाई दूरी 8 से हमने इसको चलाया 3.75 से, ठीक है भाई। 8 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस सेम होगी, तो 8 से हमने एक बार इससे चलाया। यदि वह यदि वह एक निश्चित समय में 8 किलोमीटर दूरी पर स्थान पर पहुंचना है, यदि वह इस चाल से जाता है तो उसे जो है 8 मिनट देर से पहुंचता, वह गंतव्य पर निश्चित समय उसे किस चाल से चलना होगा। तो हमने वो चाल मान ली एक्स से चले, ठीक है। एक्स से हमने मान लिया, सिंपल सी बात है भाई, एक्स से मान लिया जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये भाई साहब किस में, मिनट में, तो इसको भी हमें घंटे में बनाना होगा। ऐसा हमने क्यों किया, ये आपको समझ में आ रहा है। ये चीज इतनी, हमेशा कोई भी चीज, अभी हमने पिछले सवाल में चाल बराबर चाल किया था, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, समय बराबर समय कर रहे हैं। समय बराबर समय, देखिएगा 8/4 मतलब दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल दोनों का डिफरेंस, दूरी बटे चाल का मतलब समय, समय में अंतर बराबर इतने, यही तो किया है। तो अब आप इसको हल कर लीजिएगा तो x का मान निकाल लीजिए, x का मान सिंपल सा दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कोई डरने वाली जरूरत नहीं, इसको बस आपको हल करना, आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसे सवालों मेरे भाई याद रखना, समय को समय में बराबर करना, चाल को चाल में। अगर कभी आपको दूरी बराबर दूरी करना तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, LHS बराबर RHS होना चाहिए, तभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल लगेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हम करते हैं, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिमान एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यदि वह विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। ऐसे सवालों को आपको एक चीज इसमें बेसिक सी पता होनी, शायद पता हो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, सुन लो अच्छे से, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही, जब कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती तो वो अपनी लंबाई प्लस, समझ लेना अच्छे से, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती। अगर किसी आदमी और उस खंबे को पार करती तो वो केवल अपनी लंबाई को पार करती, लेकिन अगर किसी दोस्त प्लेटफॉर्म को पार करती तो अपनी लंबाई प्लस अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती। तो हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई भाई साहब A है, प्लेटफॉर्म की लंबाई B है। अब जो सवाल कह रहा है उससे करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गतिमान चाल से
सिंपल सा सवाल है यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही। देखो यहाँ पर देखिएगा अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो अब हम यहाँ से अगर a प्लस बी कर दें, मतलब 20 किलोमीटर प्रति ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने, अर्थात अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जब वो पार कर रहा होगा 12 सेकंड, ये समय हो गया। सिंपल सी बात है भाई, ये दूरी बटे समय बराबर चाल, तो चाल इस बार हम बराबर कर रहे हैं, तो 20 गुणा हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, 5/18। सिंपल सी बात है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में है और आपकी दूरी भी मीटर प्रति सेकंड मीटर में आ रही है, इसलिए ये सेकंड में, तो ये मीटर में मान लिया हमने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको हल करते हैं सिंपल सा। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, अर्थात जो निकल कर आया a प्लस बी बटे 4 बराबर 10 इंटू 50 बटे, ये हमें पता चल गया। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, अब दूसरा अगर हम करें यहां से इक्वेशन, अब अपेक्षित चाल को यहां पर वह विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे। विपरीत में हमने आपको बताया कभी भी अगर गाड़ी इस तरीके से दोस्तों चलती है, इस तरीके से, तो वो जुड़ेगी, अगर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, घटेगी। सिंपल सी बात है। तो पहले वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो दोनों का जो ऐड होगा कितना होगा, कलर चेंज करता हूं, कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई साहब यही तो होगा या नहीं, कोई दिक्कत। तो पार करने में उसे 6 सेकंड लग रहे हैं। तो सिंपल सा सवाल है, इक्वेशन बना लो। कोई दिक्कत है भाई, आप बताइए इक्वेशन बनेगी या नहीं। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है भाई साहब। ठीक है, इस बात को आप समझ लें। वह विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्राप्त कर रहे हैं, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को मैंने क्या बताया, केवल अपनी डिस्टेंस तय करती है। कब, केवल अपनी डिस्टेंस तय करती है, मैंने आपको बोल रखा। तो 24 गुणा 5/18, अर्थात 6 चौको 24, 6 18, 3 सेकंड में वो कितनी जा रही, 20 मीटर। तो 6 सेकंड में वो कितना जाएगी, आप मुझे बताएं, 6 सेकंड में कितनी जाएगी, 40 मीटर। ये 40 मीटर पता है क्या है, 40 मीटर क्या है, ये 40 मीटर ट्रेन की लंबाई है। मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई। अगर कोई व्यक्ति को पार कर दी, सवाल को मैं जब लगाता हूँ तो बहुत ही सिंपल मेथड से लगाना है, लेकिन ए और बी से समझाने में मुझे बड़ा समय लगा। ठीक है, अभी मैं आपको लगा के वहां से दिखाऊंगा। तो हमें पता चल गया कि हमें ट्रेन की लंबाई पता चल गई, तो अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे भाई साहब, तो हमें बी की पता चल जाएगी। सिंपल सा है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पर 40 प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा भाई। सिंपल सा है। तो सवाल, ए की लंबाई हमें पता चल गई 40 प्लस कितना है, b/4 बराबर 80/3। इसमें गुणा कर दीजिए, इधर उधर बी का मान आ जाएगा, जो भी आ जाए। ठीक है, बी बराबर शायद 50/3। देखिए ना, यही तो गलती है। अब यार कैलकुलेशन में मेरा दिमाग नहीं चल रहा। देखिए 50/3 है, 50/3। ठीक है, तो 200 माइनस 4×3=12, सिंपल सा 80/3। अब मैं अगर इस सवाल को करता तो किस तरीके से करता, देखना। मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं बेसिक समझ में आ रहा। देखो मैं बता, मैं इस सवाल को अपने मेथड से जाता तो कुछ नहीं करना। देखिएगा 20 + 4, 20 भाई विपरीत, ये साफ लिखो, पढ़ो, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो विपरीत दिशा में अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा 20 × 4 = 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 5/18। 6 3 18, 6 चौको 24, 6 3 18, 3 सेकंड में भाई साहब कितने जा रहे हैं, 20 मीटर। ठीक है, और 6 सेकंड में कितने जाएंगे, 40 मीटर। 40 मीटर जाएंगे, सिंपल सी है। ठीक है, हमें यहां से पता चल गई ट्रेन की लंबाई पता चल गई। अब ऊपर देखेगा 20 गुणा 5/18, भाई मीटर प्रति सेकंड बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 10, 9 सेकंड में ये जा रही है आपकी 50 मीटर। ठीक है, तो 12 सेकंड में कितनी जाएगी, तो हम कर देंगे 50/9 × 12, यही तो करेंगे। 3 3 का 9, 3 चौको 12, तो ये कितना आ गया, 5 चौको 20, 200/3। ये आ गई आपकी किसकी लंबाई, आप मुझे बताओ, A + B ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों जुड़ी होंगी इसमें,
इसमें दोनों जुड़ी होंगी, वो लंबाई आ गई। और हमें यहाँ से 40 पता चल चुकी थी, तो अगर हम घटा देंगे तो सिंपल सा 80/3 आंसर आ जाएगा। हमें वो ए बी मानना नहीं पड़ेगा, वो कॉमन सेंस की बात है कि उसमें जब हम उसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो जो लंबाई आएगी वो दोनों की वहाँ पर जुड़कर आएगी, यहाँ पर अकेले की आएगी, वही ट्रेन की लंबाई। कॉमन सेंस का सवाल है, तो इस तरीके से आपको लगाना। उम्मीद करता हूँ कि अब सारे सवाल हो गए। ठीक है, आज क्लास देख रहे हैं आप, टाइम एंड डिस्टेंस के कितने सवाल थे? 2 से 3 सवाल थे। आपको ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल था। ठीक है, ये आपका भी अच्छा सवाल था। ट्रेन प्लेटफॉर्म ये हो गया, ये हो गया, मशीन हो गई आपकी। ठीक है, प्रत्येक गाड़ी डिस्काउंट होगा, ये भी अच्छा सवाल था। ये सब नए नए तरीके के सवाल थे, उनको बताने में मुझे यार आज काफ़ी समय लग गया। 26 क्वेश्चन थे तो काफ़ी समय लग गया। ये देखिए, ए डी को 110 मीटर, एक व्यक्ति कुछ राशि को चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी बताने में काफ़ी समय लगा। अधिकतर ये तो सरल थे, कुछ सरल थे, लेकिन कुछ यार काफ़ी लेंथी सवाल थे जिनको समझाने में मुझे काफ़ी समय लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, अप्रिसिएट करेंगे। जो मैंने मेथड बताया आपको, बेसिक बताया यार, जो मैं लगाता हूँ वो भी बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है। नहीं तो आप बेसिक से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर बोलोगे सर अपनी जो आपकी अप्रोच है मुझे अच्छी लग रही, तो आप एक अलग वीडियो बना के दिखाइएगा, तो मैं जरूर टॉपिक बाय टॉपिक आपको जो मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्शनल तरीके से मैं लगाता हूँ, जो मैंने कहीं ना कहीं, बहुत सारे टीचरों का मिश्रण है, एक लोगों का किसी का कोई योगदान नहीं है, इसलिए आप बोलेंगे तो उस मिश्रण को मैं आप दिखाने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी उत्साह और उम्मीद के साथ जुड़े रहें। मैं तो और साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, पूरा वीडियो देखा करें, लास्ट तक एक एक चीज़ को समझा करें और आराम से देखें। 1 घंटे की क्लास है, 1-1.25 घंटे की, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। पूरा एक ही वीडियो में आपकी पूरी PDF सॉल्व हो रही 26 क्वेश्चन की, और आपको कल इसकी PDF टेलीग्राम में